उत्तराखंड में कोरोना जानलेवा साबित हो रहा है। रुद्रपुर में कोरोना की वजह से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की उम्र करीब 70 साल थी। वो हफ्ते भर पहले ही पंजाब से वापस अपने घर लौटी थी और घर लौटने के बाद महिला के सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। नगर निगम के कर्मचारियों ने महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना की मुश्किल बढ़ रही है और एक महिला की और जान चली गई। देखिए ये तस्वीर और ये मौत बताती है कि उत्तराखंड में एक बार फिर से खतरा बढ़ना शुरू हो गया है। और केवल रुद्रपुर की बात ही नहीं, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं, जहां पर कोरोना अब जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और केवल बढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत तेजी से संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसी के बीच मौत का जो आंकड़ा है उसमें एक और बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में कोरोना से एक महिला मरीज की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 70 साल उम्र थी उनकी और वो हफ्ते भर पहले ही पंजाब से घर लौटी थी। घर लौटने के बाद महिला के सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन मौत हो गई। तारीख को मेडिसिटी में इसका आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, जहां से डॉक्टर भरत ने इनको हमारे जेएलएन चिकित्सालय को रेफर किया था। 25 तारीख के रात के 9:15 बजे हमारे यहाँ भर्ती हो गई थी, जिसमें इसका SpO2 लेवल कम था और इसको मैनेजमेंट किया गया। लेकिन कल रात अचानक ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद करीब 7:30 बजे शाम को इसने अपने अंतिम सांस ली और यहाँ डेथ। उधर हरिद्वार महाकुंभ से पहले ही कोरोना बम फूटा है। हरिपुर कला के गीता कुटीर आश्रम में 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुटीर आश्रम को एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की बात कही है। 12 अप्रैल के शाही स्नान से पहले श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है और जिन श्रद्धालुओं में बीमारी के संदिग्ध लक्षण है उनकी स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। में हमारा जो प्लान है वो ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका हमारी जो थर्मल स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली हो और सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क सभी लोग लगाएं। क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क लगा भी रहे हैं तो नाम मात्र के लिए वो लगा रहे हैं। प्रॉपर्ली जो मास्क नाक और मुंह को पूरा ढका हो वो लगाएं और सामाजिक दूरी जितना 2 गज की दूरी हो कम से कम बना के रखें। 27 तारीख को 28 तारीख को मैंने पूरे आश्रम के लोगों का लगभग 180 लोगों का हमने टेस्ट कराया प्राइवेट लैब से, रानीपुर मोड़ से। तो उसमें और टिहरी जिले में कोरोना के मामले में एक बार फिर से रफ्तार आ गई है, जिससे प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। तपोवन के ताज होटल के 83 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिस वजह से होटल को 48 घंटे के लिए बंद किया गया है और एक होटल में 83 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना कितनी खतरनाक रफ्तार पकड़ चुका है और धीरे धीरे उत्तराखंड को इसने फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। तो रुद्रपुर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, तपोवन की बात करें, टिहरी की बात करें, हर जगह कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और ताज होटल को 48 घंटे के लिए सील किया गया है। बॉर्डर से लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनका पूरा तापमान लिया जाएगा। जैसे आपको मालूम होगा 1 तारीख से हमारा कुंभ मेला भी प्रारंभ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमने पूरे अपने जो जनपद के जो बॉर्डर्स हैं और खासकर जो नीचे कुंभ मेला क्षेत्र है, जो ढालवाला, मुनि की रेती, ये जो एरिया है, जो हमारा तपोवन, राम झूला, लक्ष्मण झूला, इस पे जो है हमारी टीम काफ़ी तैयार है और उसके लिए जो सैम्पलिंग है वो भी सैम्पलिंग होगी। उसके अलावा थर्मल स्कैनिंग भी होगी। जो भी थोड़ा हमको लगता है कि हाँ इनको शायद हो सकता होगा तो उनका हम तुरंत RT-PCR। सल्ट में होने जा रहे उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, जिससे साफ लग रहा है कि इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन के साथ ही सल्ट उपचुनाव की सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। भाजपा की तरफ से सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया गया है। महेश जीना ने नामांकन दाखिल कर दिया है। महेश जीना को उम्मीद है कि सल्ट की जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। पिछले 10 सालों में
जो कार्य सुरेंद्र जीना जी ने अपने सल्ट विधानसभा में अपने परिवार के रूप में रह के काम किया है, वह उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग करेंगे और सल्ट विधानसभा को नंबर 1 पे पहुंचाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। बीजेपी ने महेश जीना को टिकट देकर सहानुभूति का दांव खेला है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बयानों में भी साफ झलक रही है। विपरीत परिस्थितियों में सल्ट का जो चुनाव है वो हो रहा है। विदित है कि हमारे एक बहुत ही लोकप्रिय होनहार विधायक जिस प्रकार से उनका कोरोना के कारण डेथ हुई है, ऐसी परिस्थितियों में यहाँ का चुनाव संपन्न होना ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत दुख भरी व्यवस्था है। लोग इस चीज़ को लेकर मन में अंदर ही अंदर जीना जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है वो इस रूप में है कि एक बड़ी जीत के साथ सल्ट विधानसभा को और उसको जिताकर भेजा जाए। कांग्रेस की तरफ से सल्ट में गंगा पंचोली मैदान में है। गंगा पंचोली ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। वो भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे जिससे हम लोग यहाँ पे 15 साल से बहुत परेशान हैं, जिनका बिल्कुल काम नहीं हो पाया। हमारी खेती आज चौपट हो गई है। जो हमारे इनकम के साधन थे और विद्यालय में हमारे टीचर नहीं हैं, स्वास्थ्य की सुविधा से हम बेहाल हैं। मैं तो 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी के पास पैसा हो सकता है लेकिन लोग नहीं हो सकते। और मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ। मेरे साथ मेरी क्षेत्र की जनता है, मतदाता है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। भाजपा की कोशिश है कि सल्ट सीट पर फिर से काबिज हुआ जाए, मगर सत्ताधारी पार्टी के लिए सल्ट उपचुनाव चुनौती भरा माना जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल कांग्रेस भी इस सीट पर अच्छा खासा दमखम रखती है। पिछले चुनाव में गंगा पंचोली ने भाजपा को टक्कर दी थी और वो सिर्फ 3000 वोटों के अंतर से हारी थी। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट के साथ देहरादून से रवि कैथुरा की रिपोर्ट। सल्ट उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि पार्टी ने गंगा पंचोली को सोच समझ कर टिकट दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव में जीत होगी। मांग वहाँ के लोगों की कोई नहीं थी। ये पुरानी कैंडिडेट थी, 2900 वोटों से कुल हारी थी। और चूँकि रंजीत रावत वहाँ से 2 टर्म एमएलए रह चुके थे और बेटा इस समय वहाँ ब्लॉक प्रमुख है, इसलिए उसने क्लेम किया कि मैं युवा भी हूँ और सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीतूँगा यहाँ से। लोगों ने इस दृष्टि से विचार किया कि वो महिला भी है और केवल 2900 वोटों से हारी है। क्षेत्र के अनेक लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कार्यकर्ताओं से भी मिला हूँ। सबका मन बड़ा भारी है अपने विधायक के प्रति। जीना जी हमेशा से इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से बड़ा संघर्षशील है। ऐसी परिस्थितियों में चुनाव होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग भरे मन के साथ जीना जी के प्रति जो उनकी सद्भावना है उसका एक प्रकटीकरण जैसा यहाँ नजर आ रहा है। लोगों के मन में भाव है और लोग इस चीज़ को लेकर मन में अंदर ही अंदर जीना जी के प्रति जो श्रद्धांजलि है वो इस रूप में है कि एक बड़ी जीत के साथ सल्ट विधानसभा को और उसको जिताकर भेजा जाए। तो सल्ट उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी दावेदारी चल रही है और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। सभी का मानना है कि यहां पर जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि जीना साहब का काम जिताएगा, तो कांग्रेस की दलील है कि बहुत कम वोटों से हार हुई थी, कांग्रेस जीतेगी। उनका अपना एक अलग जनाधार है, महिला होने के नाते भी और प्रमुख रहते हुए भी उन्होंने उस क्षेत्र में जनता की बहुत बड़ी सेवा की है और उनके चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, लेकिन गंगा पंचोली जी ने जो 4 साल में वहाँ पर मेहनत की है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और क्षेत्र की जनता में माननीय जीना जी के प्रति जो अथाह प्रेम है उससे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हम फिर से सल्ट के अंदर भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। सल्ट में कमल खिलेगा और जीना जी को सल्ट के क्षेत्र की जनता उनको सच्ची श्रद्धांजलि। रुद्रपुर में मासूम बच्ची पर फायरिंग करने वाले रईस जादे के खिलाफ धारा 307 और 506 में मामला दर्ज हो गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। होली के दिन एक रईस जादे ने अपने किराएदार की 5 साल की बेटी पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी थी। गनीमत रही कि बच्ची की जान बच गई। अब पुलिस ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं। लाइसेंसी पिस्टल से बच्ची के ऊपर फायरिंग की गई थी।
और 5 साल की मासूम पर यह फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हल्द्वानी में बीते शुक्रवार को व्यापारी भगीरथ सोयाल की हत्या के मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी पवन पाल अभी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से हत्या की गई थी। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, एक आरोपी की तलाश चल रही है। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। बागेश्वर में जिला मुख्यालय के पास जंगल में आग लग गई और ये आग जिला मुख्यालय परिसर के करीब तक आ पहुंची। इसके बाद मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पा लिया, मगर बड़ा सवाल ये है कि जंगल की आग जिला मुख्यालय तक कैसे पहुंच गई। क्या वन कर्मी गश्त नहीं कर रहे थे या फिर पूरी तरीके से उदासीनता बरती जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जंगल धधक रहे हैं, मुख्यालय तक आग पहुंच गई है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर वन कर्मी क्या कर रहे हैं। फायर सीजन करीब है, ऐसे में क्या वन विभाग की नींद अभी भी नहीं खुली। अब जा रही फायर की गाड़ी। सीएम तीरथ सिंह रावत के आदेश के बाद बैरागी अखाड़ों के लिए हरिद्वार के बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कार्य जारी है। बैरागी अखाड़ों के संतों ने हरिद्वार में डेरा जमा लिया है, लेकिन अभी तक हुए निर्माण कार्यों और सुरक्षा को लेकर साधु संत नाराज हैं और इसी को लेकर कुंभ आईजी संजय गुज्जाल ने बैरागी अखाड़ों के साधु संतों के साथ मीटिंग की। इस दौरान संतों की सुरक्षा देने पर चर्चा हुई। संतों का कहना है कि अभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है। बैरागी कैंप में सुरक्षा और शिविर, बिजली, पानी और शौचालय समेत कई काम अधूरे हैं। वहीं आईजी संजय गुज्जाल ने साधु संतों की मांग पर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। विचार का मतलब है इनके पास में हाँ संसाधनों का अभाव है, लेबर का अभाव है, मशीनों का अभाव है, तो क्या करेंगे बेचारे। ऊर्जा बहुत है लेकिन ऊर्जा कहाँ लगा दे। बस अगर 2-3 दिन में नहीं पूरी होती है तो हम विचार करने पर विवश होंगे और आगे कदम उठाएंगे। बैरागियों के तीनों हमारे सम्मानित अखाड़ों के साथ मीटिंग हुई और यहाँ वृंदावन से सारे हमारे खालसे और रानी यहाँ पर आ चुके हैं और जितने भी साधु महात्मा आए हैं, आने के बाद क्योंकि एकदम काफ़ी बड़ी संख्या में साधु महात्मा आए हैं तो यहाँ पर व्यवस्था को लेकर उनके कुछ सवाल थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थे, तो उसको हम लोग दूर करेंगे और समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। कुंभ की शुरुआत के साथ ही बैरागी अखाड़ों की धर्म ध्वजा और पेशवाई का दौर भी शुरू होने जा रहा है। कुंभ की शुरुआत के साथ बैरागी अखाड़ों की धर्म ध्वजा, चंडी पूजा और पेशवाई का दौर शुरू होगा। 1 अप्रैल को धर्म ध्वजा के लिए पूजन और 2 अप्रैल को धर्म ध्वजा स्थापित होगी और चंडी पूजा की जाएगी। उसके साथ ही 6 अप्रैल को बड़े स्तर पर शहर भर में बैरागी अखाड़ों की पेशवाई निकलेगी, जो हरिद्वार के भूपतवाला से शुरू होकर शहर भर में भ्रमण करके बैरागी अखाड़ों में पहुंचेगी, जिसके लिए बैरागी अखाड़ों ने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे बैरागियों की तो एक को धर्म ध्वजा है, एक को चंडी पूजन है, 2 को धर्म ध्वजा है और 6 को पेशवाई, जो भूपतवाला माता वैष्णो देवी मोहन से प्रारंभ होगी। आपका खड़खड़ी, हर की पौड़ी, कोतवाली, अपर रोड, सुधरनर आश्रम होते हुए आपका शिव मूर्ति चौक, तुलसी चौक, शंकराचार्य चौक से आगे आपका ये रामकृष्ण मिशन का चौराया, इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी के सामने होती हुई बस्तीराम पाठशाला से अंदर उस पुल से वापस। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कुंभ को लेकर जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वैसी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए भी कुंभ में इंतजाम नहीं है। व्यवस्था तो जिस ढंग से करनी चाहिए उसमें संतों महात्माओं का विशेष रोल रहता, तो मुझे लगा नहीं कि संत महात्मा लोग खुश है इस समय। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। उत्तराखंड आपदा के लिहाज से काफी संवेदनशील प्रदेश है, जिसे देखते हुए प्रदेश में शोध संस्थान खोलने की बात कही जा रही है। साथ ही 2 एयर एम्बुलेंस भी आपदा के दौरान तैनात रहेंगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण कामों के लिए
रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके, साथ ही आपदा आने पर बेहतर काम और रेस्क्यू हो। राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 1 महीने के भीतर राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग में कामों में तेजी आएगी। जो हम 1 लाख लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देने वाले हैं, चाहे महिला मंगल दल हो, युवक मंगल दल हो, हमारे डिग्री कॉलेज के छात्र हों, हमारे टैक्सी ड्राइवर हों, हमारे पटवारी हों, और 22,000 जो राज मिस्त्री हमारे राज्य में, जो कि आपदा विरोधी पहले वो बनाते थे, क्या भवन बनाते थे। जो हमारी शैली थी पर्वतीय क्षेत्र की, उस शैली के जितने भी राज मिस्त्री हैं उनका भी हम प्रशिक्षण करने वाले हैं और उनको एक किट भी देने वाले हैं आपदा के। वैसे हम महिला मंगल दलों को भी, युवक मंगल दलों को भी किट देने वाले हैं। अब आपको उत्तराखंड में हुए हादसों की तस्वीरें दिखाते हैं। 2 हादसे हुए हैं। बाजपुर में ट्रेन की चपेट में आकर एक नवविवाहिता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की अपने मायके में होली मनाने आई थी। उधर रुड़की में कारों की आमने सामने टक्कर हो गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा रसूलपुर बाईपास के पास हुआ है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है और ऐसे में बागेश्वर में बिजली विभाग वसूली अभियान में जुटा है। बिजली विभाग ऐसे लोगों के कनेक्शन काटने जा रहे हैं जो बिल नहीं जमा कर रहे। इस बार ब्याज माफी योजना का भी जिले के 8,392 उपभोक्ताओं ने फायदा उठाया है। इस तरह से विभाग ने करीब 7,34,000 रुपए माफ किए। और गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में पानी की किल्लत होने लगी। इसे देखते हुए खटीमा में वन विभाग जंगल में वाटर हॉल बना रहा है, जिससे जंगली जानवरों के सामने पानी की परेशानी न हो। इन वाटर हॉल्स में वन विभाग टैंकर से पानी डाल रहा है। इन्हें समय समय पर पानी से भरा जाएगा ताकि जंगल के जो जानवर हैं वो पानी की तलाश में रिहायशी इलाकों में न रुक करें। चंपावत में पूर्णागिरि मेले की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने पूजा अर्चना कर मेले की शुरुआत की। पूर्णागिरि धाम में हर साल होली के अगले दिन से 3 महीने का मेला लगता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मेले की अवधि 30 दिन तय की है। ये मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। चंपावत में पूर्णागिरि धाम मेले का उद्घाटन करने जा रहे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का खटीमा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार ने 1 तारीख से गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार एमएसपी पर किसानों का गेहूं 1 अप्रैल से खरीदना शुरू कर देगी और सरकार जो भी गेहूं एमएसपी पर किसानों का खरीदेगी उसका 7 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। जोशीमठ में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर अभी भी बर्फ जमी है। बीआरओ के जवान सड़क से बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। मार्च महीना खत्म होने जा रहा है, मगर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली इस सड़क पर जमी बर्फ पिघली नहीं। माड़ा पास तक जाने वाली सड़क पर देखिए अभी भी कैसे बर्फ जमी हुई है। जेसीबी की मदद से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सड़क पर ग्लेशियर जमे हैं, जिन्हें हटाना बड़ी चुनौती है। बर्फ के इतने बड़े बड़े हिमखंड बीआरओ के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। 6 जेसीबी मशीन और 40 मजदूरों की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस जगह पर तापमान -15 डिग्री तक पहुंच रहा है। बावजूद इसके बीआरओ की टीम रोड से बर्फ साफ करने में जुटी हुई है। माड़ा पास में बलवान नाले के पास अभी भी एक बड़ा ग्लेशियर जमा हुआ है, जिसे काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये मार्ग चीन सीमा की तरफ जाने वाला मुख्य मार्ग है। जाहिर है कि बीआरओ की कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द खोल दिया जाए। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड स्थित तप्तकुंड का निर्माण खुद ग्रामीणों ने करवा दिया। गौरी गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए इस काम को पूरा करवाया। अब यात्रा सीजन के दौरान यात्री कुंड में स्नान कर सकेंगे। ये कुंड केदारनाथ आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, मगर सरकार अब तक इसका निर्माण नहीं कर पाई थी, लेकिन ग्रामीणों ने खुद ही इसका निर्माण कर दिया। ग्रामकुंड का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जो कि देश विदेश से आने वाले लोग सबसे पहले गौरी माई को बाद में पूछते हैं, वो पहले पूछते हैं ग्रामकुंड कहाँ है। लेकिन शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई सुध नहीं ली गई है। कृपया हमारा बहुत निवेदन है कि शासन यहाँ पर तुरंत इस कुंड का जीर्णोद्धार करने की कृपा करें।